हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी काइट यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस एक्सप्लोरेशन बुक के 6 चैप्टर हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो को ये पार्ट 1 होने वाला है, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे जो भी क्वेश्चन बचेगा ना 16 तक, उन सारे को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग दोनों पार्ट्स को पूरा देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, उससे क्या होगा ना कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन आंसर समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F, a table is moved across the floor at a constant velocity. How much is the frictional force exerted by the floor on the table? यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि फ्लोर पे ना एक टेबल रखा हुआ है एंड उस टेबल पे हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई किया जाता है एंड उसके बाद वो जो टेबल है वो फ्लोर पर मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। यानी कि वो जो टेबल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब उस पे फोर्स लगा तो फोर्स लगने के बाद वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कि एक ही वेलोसिटी से वो आगे की तरफ मूव करते चला जा रहा है। हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द टेबल। अब आपसे आगे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब वो टेबल आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, उस टाइम पे जो फ्लोर होगा वो कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा उस टेबल पे, ये आपको बताना है। तो आंसर में हम लिखेंगे व्हेन द टेबल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स एक्सीलरेशन इज 0। देखिए, जब वो टेबल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस टाइम पे हमें ये तो समझ में आ रहा है कि उसका एक्सीलरेशन 0 होगा। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, उस टाइम पे एक्सीलरेशन कितना होता है? उस टाइम पे एक्सीलरेशन होता है 0। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द टेबल मस्ट बी 0। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें ये पता चलता है कि जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स किसी भी टेबल पे लग रहा है ना, वो 0 होना चाहिए। ओके, अब आगे देखिए, देयरफॉर द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर मस्ट एग्जैक्टली बैलेंस द अप्लाइड फोर्स। तो देखिए, फ्लोर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा उस टेबल पे वो बिल्कुल उतना ही होना चाहिए जितना अप्लाइड फोर्स है। यानी कि जितना फोर्स अप्लाई किया गया है उस टेबल पे, उतना ही फोर्स अगर फ्रिक्शन से मिल जाए तो वो दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? वो दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। हेंस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द अप्लाइड फोर्स F बट एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसीलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड में बिल्कुल बराबर होगा। जो अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड फ्रिक्शनल फोर्स का भी होगा, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यानी कि जिस डायरेक्शन में आप लोगों ने जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया गया उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वही होगा जो अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड है। ओके, तो ये चीज आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, फॉर द बॉल मूविंग ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फिजिकली करेक्ट। यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है कि आपको जो है ना एक बॉल को कंसीडर करना है, और वो जो बॉल है वो स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो आपको नीचे जो है ना कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड उस स्टेटमेंट के अंदर ही आपको कुछ ऑप्शन टाइप का दिया हुआ है, तो आपको सही ऑप्शन चुनते हुए ना स्टेटमेंट को सही बनाना है। ओके, तो आइए देखते हैं सबसे पहला वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहले स्टेटमेंट में बोला गया है, इफ नो नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन द सेम और इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है ना दिया हुआ है सेम, इंक्रीज, डिक्रीज, तो इन तीनों में से कोई एक सही होगा, तो वही आपको यहाँ पे चुनना है। तो पहले समझते हैं कि स्टेटमेंट में बोला क्या गया है। स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि वो जो बॉल मूव कर रहा है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जो बॉल मूव कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे आपको ये बोला गया है ना कि अगर उस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लगाया जाएगा, मान लीजिए वो बॉल जो है जिस प्रकार से चल रहा है उसे वैसे अगर चलने दिया जाए, उस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं अप्लाई किया जाए, तो जो बॉल का वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? यानी कि बॉल का वेलोसिटी सेम रहेगा, घटने लगेगा उसका वेलोसिटी, या फिर बढ़ने लगेगा उसका वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे आप सीधा सोच सकते हैं कि उसका जो वेलोसिटी रहेगा ना वो बिल्कुल सेम रहेगा, तो सही क्या हो जाएगा? रिमेन द सेम। अच्छा, आगे देखिए रीजन में हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन।
9। देखिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोग ये बात जानते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं करता है ना, तो वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करते रहता है जिस वेलोसिटी के साथ वो चल रहा है। यानी कि स्ट्रेट लाइन पे वो उसी वेलोसिटी के साथ चलेगा जिस वेलोसिटी से वो पहले चल रहा था। कब? जब उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है, बॉल जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जा रहा है, उस पर कोई भी नेट फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है। ओके, अब चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया है इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन द सेम इंक्रीज डिक्रीज। यहाँ पे आपको बोला गया है कि मान लीजिए वो जो बॉल मूव कर रहा था, जिस भी डायरेक्शन में वो बॉल मूव कर रहा था, उसी डायरेक्शन पे अगर हम लोग क्या करें, एक नेट फोर्स अप्लाई कर दे। मान लीजिए बॉल जो है कहीं जा रहा है, अब जिधर वो जा रहा है बॉल में हम लोग उसी साइड और कस के अगर फोर्स वहां पे लगा देंगे तो बॉल के साथ क्या होगा, यानी कि बॉल जिस गति से जा रहा है उसका गति में क्या होगा, गति बढ़ेगा घटेगा, स्पीड बढ़ेगा घटेगा, ये चीज आपको यहाँ पे बताना है। ओके, देखिए दिया हुआ है सेम रहेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर तो आप सिंपल जान रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और आप उस पर उसी डायरेक्शन पे फोर्स लगा दोगे तो उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इंक्रीज। अच्छा, रीजन में क्या लिखेंगे? ए फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन कॉजिंग द बॉल टू मूव फास्टर, हेंस इट्स स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस। देखिए जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा होता है, किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है एंड उसी डायरेक्शन में हम लोग और फोर्स लगा देते हैं ना, तो वो एक्सेलरेट करने लगता है और भी तेजी से आगे जाने लगता है। वही चीज यहाँ पर भी होगा, उस बॉल को एक्सेलरेशन मिल जाएगा जिसके चलते वो बॉल जो है वो और भी तेजी के साथ मूव करने लगेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं स्पीड का या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का, वो तो बढ़ ही जाएगा ना, क्योंकि बॉल और तेजी से आगे जाने लगेगा। ओके, इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन द सेम इंक्रीज डिक्रीज। देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आपको ये बोला गया है ना कि जिस डायरेक्शन में वो बॉल मूव कर रहा है, अगर हम लोग क्या करेंगे उसके अपोजिट फोर्स को अप्लाई करेंगे तो बॉल के वेलोसिटी के साथ क्या होगा, यानी बॉल के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा। साफ सा बात पूछा जा रहा है कि स्पीड के साथ क्या होगा। यानी कि मान लीजिए बॉल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके उल्टे दिशा में अगर हम लोग फोर्स लगा देंगे, बॉल अगर राइट जा रहा है तो हम लोग राइट टू लेफ्ट अगर फोर्स लगा देंगे तो बॉल के मैग्नीट्यूड के साथ, तो बॉल के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा या फिर सेम रहेगा। तो आंसर में देखिए सिंपल आप बोल सकते हैं उसका जो स्पीड होगा वो कम होने लगेगा। रीजन क्या है? ए फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन स्लोज डाउन द बॉल, देयरफॉर इट्स स्पीड डिक्रीजेस। देखिए जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज मूव कर रहा होता है और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके उल्टा दिशा में जब भी हम लोग फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे होने लगता है। ओके, वो जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे होने लगता है, धीरे होते होते वो रुक भी जाता है। बस वही चीज आप लिखेंगे, देयरफॉर द स्पीड डिक्रीजेस, उसका जो स्पीड होगा वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो भी मैंने आपको बताया एंड उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है। तो यहाँ पे आके आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है टू ब्लॉक्स P and Q on a smooth horizontal surface are shown in figure 6.36a and figure 6.36b. Two forces of magnitudes 4 Newton and 5 Newton are acting in opposite directions on block P while block Q is moving with a constant velocity. यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है कि दो ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक है P और एक ब्लॉक है Q। ओके, वो दोनों जो है ना स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं, जैसा कि आप फिगर 6.36a और फिगर 6.36b में देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो ब्लॉक P है उस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। ओके, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन और दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, लेकिन वो दोनों जो है ना अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं। अगर एक लेफ्ट टू राइट लग रहा है तो दूसरा जो है वो राइट टू लेफ्ट लग रहा है। ओके, ये आपको यहाँ पे बोला गया है। वहीं पे दूसरे वाला ब्लॉक जो है यानी कि ब्लॉक Q जो है उसके बारे में ये बताया हुआ है कि ब्लॉक Q जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए उसका कुछ भी वेलोसिटी है v, उसी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब साफ हुआ कि उस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है। ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब आगे आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ना वो आपको यहाँ पे चुनना है।
है। तो पहले आप लोग ये चीज को ध्यान से समझिएगा कि ब्लॉक पी का जो केस है उसमें क्या हो रहा है, एक साइड से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक साइड से 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मतलब एक साइड से अगर आप लोग देखोगे तो ज्यादा फोर्स लगाया जा रहा है, तो जो 5 न्यूटन वाला फोर्स है ना वो क्या करेगा, 4 न्यूटन को कैंसिल आउट करेगा एंड 1 न्यूटन का जो नेट फोर्स होगा वो हमें दिखाई देगा। एंड 1 न्यूटन का नेट फोर्स किधर लगेगा, राइट की तरफ लगेगा। अगर हम अपने तरफ से देखेंगे तो 1 न्यूटन का जो नेट फोर्स है ब्लॉक पी पे वो राइट की तरफ लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पी ब्लॉक है ना उस पे नेट फोर्स एक्ट करेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग क्यू ब्लॉक की बात करें तो क्यू ब्लॉक जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पर नहीं होगा, और एक्सेलरेशन नहीं होगा इसका मतलब कोई नेट फोर्स ब्लॉक क्यू पर नहीं लगेगा। तो बस वही चीज आपको ऑप्शन में चुन लेना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, P experiences a net force and Q does not experience a net force। P जो है ना उस पे नेट फोर्स लगेगा, वहीं पे जो Q है उस पे नेट फोर्स नहीं लगेगा। P पे नेट फोर्स क्यों लगा, क्योंकि दो अलग अलग फोर्सेस उस पे अपोजिट डायरेक्शंस पे लग रहे हैं, एक फोर्स दूसरे को कैंसिल करेगा एंड अपने हिसाब से वो आगे उसे लेकर के जाएगा, तो उस पे नेट फोर्स आ जाएगा। लेकिन Q वाला बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा और कोई नेट फोर्स Q वाले ब्लॉक पर नहीं लगेगा। तो बस वही चीज बच्चों आपको यहाँ पर समझना था। अब आगे देखिए, मैंने यहाँ पे आंसर तो लिखा है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जो है ना आपको एक्सप्लेन करने का, रीजन देने का भी कोशिश किया है कि ब्लॉक पी पे क्या हो रहा है। ब्लॉक पी पे दो अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, 4 न्यूटन का और 5 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन पे, तो जो नेट फोर्स होगा वो 1 न्यूटन का आएगा। आगे लिख देंगे आप लोग, अगर आप चाहो तो आप ये लिख सकते हो, बाकी आप इसे स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन था। आगे आप ये लिख सकते हो कि जो नेट फोर्स आया है ना 1 न्यूटन का, वो 5 न्यूटन वाले फोर्स के डायरेक्शन में आया है, तो वो जो ब्लॉक होगा वो 5 न्यूटन वाले फोर्स का जो डायरेक्शन है ना उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई देगा। ब्लॉक क्यू के लिए अगर हम लोग बात करें तो ब्लॉक क्यू जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। तो ब्लॉक क्यू पे किसी प्रकार का कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगा, मतलब जो नेट फोर्स है वो 0 आने वाला है ब्लॉक क्यू के लिए। तो ये चीज बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रीजन देने का भी कोशिश किया है, बाकी अगर आप रीजन नहीं दोगे, सिर्फ समझना चाहते हो तो आप समझ सकते हो, सिर्फ आप लोग ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद देखिए 4th क्वेश्चन, इसमें बोला गया है व्हाइल प्रैक्टिसिंग फॉर द स्नेक बोट रेस वल्लुमकल्ली इन केरल 100 oarsmen are rowing a boat together. Out of this 95 rows backward to propel the boat forward, but by mistake 5 oarsmen row in the opposite direction. If each oarsman apply a force of 200 Newton, what is the net force on the snake boat? Ignore drag forces, air friction, etc. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको बोला ये गया है ना कि स्नेक बोट रेस करके एक चीज होता है जिसको केरल में वल्लुमकल्ली कहा जाता है। ओके, तो उसके लिए लोग जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, स्नेक बोट रेस का वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसमें टोटल जो है ना 100 नाविक एक नाव पे बैठे हुए हैं एंड 100 नाविक जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि 100 नाविकों में 95 नाविक यानी कि 95 नाविक क्या करते हैं, वो पानी को पीछे की तरफ धक्का देते हैं ताकि जो बोट है वो आगे मूव करे। यानी कि टोटल 100 नाविक बैठे हुए हैं, उसमें से जो 95 नाविक है वो क्या करते हैं, पानी को पीछे धक्का दे रहे हैं ताकि बोट आगे बढ़े। वहीं पे गलती से क्या होता है कि 5 नाविक ऐसा करते हैं ना कि वो पानी को पीछे धक्का देने छोड़ के पानी को आगे धक्का दे रहे हैं। ओके, और हम लोग जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कि जब भी हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन आता है। जब पानी पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो नाव पे भी फोर्स लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब पानी को पीछे धक्का दिया गया तब तो बोट आगे बढ़ेगा, लेकिन जब पानी को आगे धक्का दिया जाएगा तो बोट जो है वो पीछे जाएगा। ये चीज यहाँ पे आपको समझना है। तो गलती से क्या हुआ, 5 नाविक जो है वो आगे पानी को धक्का दे दिए जिससे जो फोर्स है वो पीछे की तरफ लगा। इफ ईच ओर्समैन अप्लाइज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द स्नेक बोट। यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है कि मान लीजिए हर एक ओर्समैन जो भी फोर्स लगा रहा है वो 200 न्यूटन का है। तो यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि स्नेक बोट पे, जो स्नेक बोट होगा उस पर नेट फोर्स क्या लगेगा। अब यहाँ पे नेट फोर्स का बात आया कैसे, ये चीज ध्यान से समझिएगा। देखिए कुछ नाविक तो पानी को ठीक धक्का दे रहे हैं, ठीक तरीके से रोविंग कर रहे हैं कि हाँ वो पानी को पीछे धक्का रहे हैं ताकि जो बोट है वो आगे जाए। लेकिन कुछ नाविकों से गलती ये हो रही है कि वो पानी को आगे की तरफ धक्का रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, बोट पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो वो जो स्नेक बोट है उस पे एक फोर्स आगे लग रहा है और एक फोर्स पीछे लग रहा है। तो बस उसी के चलते यहाँ पे आपको नेट फोर्स निकालने को कहा गया है कि आखिर नेट फोर्स कितना होगा वो आप लोग निकाल करके बताइए। ओके, तो इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग वो फोर्स निकालेंगे ना जो 95 ओर्समैन लगा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि बोट पे जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे। तो वो क्या होगा, 95
95 लोग फोर्स लगा रहे हैं एंड प्रत्येक लोग कितना फोर्स लगा रहे हैं, 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो 95 इंटू 200 न्यूटन, यहाँ पर से निकल करके आ जाएगा 19,000 न्यूटन। यानी कि जो स्नेक बोट है उस पर आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, वो है 19,000 न्यूटन। और बाकी के 5 लोग जो बच गए वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो उनका फोर्स टोटल कितना होगा, उनका फोर्स होगा 5 इंटू 200 न्यूटन का। 5 लोग पीछे लगा रहे हैं, 95 लोग आगे लगा रहे हैं। तो बोर्ड पे जो आगे फोर्स लग रहा है वो हम लोगों ने निकाल दिया। अब जो पीछे फोर्स लग रहा है वो भी आ गया 5 इंटू 2000 से, जो कि होगा 1000 न्यूटन। ओके, अब देखिए, अब हमें ये पता है कि एक फोर्स आगे लग रहा है और एक फोर्स पीछे लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे अब निकाल लेंगे नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना होगा, 19,000 न्यूटन माइनस 1000 न्यूटन। ये कितना निकल करके आ जाएगा, ये निकल करके आ जाएगा 18,000 न्यूटन। अब यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट क्यों किए, तो आपको समझ में आ गया होगा, एक फोर्स आगे लग रहा है और एक फोर्स पीछे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है। ओके, तो नेट फोर्स आपको निकालने को कहा गया था, जो कि कितना आ गया, 18,000 न्यूटन निकल करके आ गया। आंसर में फाइनली हम लोग लिख देंगे द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्नेक बोट इज 18,000 न्यूटन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी कि जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है स्नेक बोट पे वो कितना है, 18,000 न्यूटन है। एंड किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जिधर नाव को लेना चाहिए था उधर ही नाव लेगा जा रहा है, लेकिन 5 लोगों ने पीछे की तरफ फोर्स लगा दिया था। तो जो नेट फोर्स लगा है वो कितना है, वो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया, जो कि है 18,000 न्यूटन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट। यहाँ पे आपको बोला गया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लगता है तो हम ये देखते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो एक्सेलरेट करता है। ओके, ये आपको यहाँ पे बोला गया है। अब एक्सेलरेट कैसे करता है, किस डायरेक्शन में करता है, ये आपको नीचे 4 ऑप्शंस में दिया हुआ है, आपको सही ऑप्शन उसमें से चुन लेना है। तो ऑप्शंस पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, उसी से आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई नेट फोर्स एक्ट करता है ना, तो हम लोग ये देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट किया। ये बात तो बिल्कुल सही है। सोचना ये है कि वो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है। तो देखिए, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने नाव वाला जो क्वेश्चन देखा, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, उसमें हम लोगों ने देखा कि नाव जो है वो आगे की तरफ मूव किया। नेट फोर्स किधर लगा, नेट फोर्स तो हमेशा आगे की तरफ ही लगा। 5 लोग गलती कर रहे थे, लेकिन फिर भी 95 लोगों का जो फोर्स था वो तो आगे ही था। यानी कि नेट फोर्स उस नाव पे किधर आया, नेट फोर्स जो है उस नाव पे हमेशा आगे की तरफ ही आया। तो आपको इसका मतलब ये समझना पड़ेगा कि वो जो एक्सेलरेशन होगा ना उस ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा नेट फोर्स के डायरेक्शन में होगा, और जितना फोर्स लगाया जाएगा उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो उसी के प्रोपोर्शन होगा। अब देखिए, जितना भी फोर्स नेट फोर्स आगे की तरफ आया, पहले कितना आया, नाव वाले केस में कितना आया, 18,000 न्यूटन। अब 18,000 न्यूटन के हिसाब से ही उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो सेट होगा। बाकी अगर हम लोग बाकी ड्रैग फ्रिक्शन ये सब को हटा दे तो उसका जो नेट फ्रिक्शन, तो उसका जो नेट फोर्स आएगा वो आगे लग रहा है, और जितना भी फोर्स आगे लग रहा है उसी हिसाब से एक्सेलरेशन भी होगा। तो बस वही चीज आपको यहाँ पे समझना है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका डायरेक्ट जो आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट करेगा किधर, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा, जिधर नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो नेट फोर्स के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट करेगा, एंड उसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उस फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा जो ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे 5th क्वेश्चन पे एमसीक्यू आपको दिया हुआ था, जिसके पीछे का रीजन समझाते हुए मैंने आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके बाद देखिए 6th क्वेश्चन, इसमें बोला गया है द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 4 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी एंड डी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन आर गिवन इन फिगर 6.37 ए नेट फोर्स एक्ट्स ऑन। यहाँ पे देखिए आपको जो है ना बच्चों 4 ऑब्जेक्ट्स के लिए ए बी सी डी, ये 4 ऑब्जेक्ट्स है, उनके लिए आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ओके, और ये चारों ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं, और जैसा कि आप फिगर 6.37 में देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो नेट फोर्स होगा वो किस पर लगेगा। यानी कि 4 ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट ए है, बी है, सी है, डी है, इन चारों के लिए आपको पोजीशन टाइम ग्राफ आप नीचे देखो ये आपको दिया हुआ है। ओके, बस वही चीज आपसे यहाँ पे पूछा गया कि नेट फोर्स किस पर लगेगा ये आपको बताना है। तो देखिए नेट फोर्स कब लगता है, एक बात ध्यान रखिएगा, नेट फोर्स तभी लगता है जब कोई भी बॉडी एक्सेलरेट कर रहा होता है, एक्सेलरेट करेगा तभी हम लोग नेट फोर्स बोल सकते हैं। ओके, तो इन चारों केसेस में जिस भी केस में हमें एक्सेलरेशन दिखाई देगा उसी में हम कह देंगे कि हाँ यहाँ पे नेट फोर्स एक्ट कर रहा है या फिर करेगा। तो आइए सबसे पहले हम
हम लोग ऑब्जेक्ट ए का देखते हैं। ऑब्जेक्ट ए में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पोजीशन टाइम ग्राफ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और जो पोजीशन टाइम ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना हुआ है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको मोशन वाले चैप्टर में बताया था कि जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आता है, इसका मतलब ये होता है कि जो वेलोसिटी है ना ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन जीरो। इसका मतलब जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट का केस है इसमें एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इसमें एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कैसा है, वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है। अब जब एक्सीलरेशन जीरो है इसका मतलब कोई भी नेट फोर्स उस पे एक्ट नहीं कर सकता, यानी कि ऑब्जेक्ट ए पे तो कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है। इसके बाद ऑब्जेक्ट बी में देखिए, ऑब्जेक्ट बी में टाइम के साथ जो पोजीशन है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। आप अलग अलग टाइम पर देखोगे तो पोजीशन बिल्कुल सेम आ रहा है। पोजीशन सेम आने का क्या मतलब हुआ, पोजीशन सेम आने का मतलब ये हुआ कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव ही नहीं कर रहा है। जब पोजीशन चेंज होता है तब ना हम बोलते हैं कि हाँ वो मूव कर रहा है, लेकिन हर एक टाइम पे, पूरे टाइम फ्रेम पे उसका जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर ही नहीं रहा है। जब मूव करेगा ही नहीं तो एक्सीलरेशन की तो बात ही नहीं होगी। इसका मतलब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर भी यहाँ पे कोई नेट फोर्स नहीं लगने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए। तीसरे वाले ऑब्जेक्ट में कि ऑब्जेक्ट सी में अगर आप देखोगे तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना वो कर्व टाइप का दिया हुआ है, ओके। और जब आप इसमें वेलोसिटी निकालने की कोशिश करोगे तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या करेगा, वेलोसिटी यहाँ पे वेरी करेगा, क्योंकि हम लोग ये तो जानते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन आता है तब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, लेकिन जब वो कर्व टाइप का आता है इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे, अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी आने वाला है। और जब अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी होता है इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सीलरेटेड है। इसका मतलब साफ हुआ कि ऑब्जेक्ट सी जो है वो एक्सीलरेटेड है, तो वहीं पे नेट फोर्स लगेगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेट फोर्स तभी लगता है जब एक नेट एक्सीलरेशन होता है, और एक्सीलरेशन है तो नेट फोर्स लगेगा ही। इसका मतलब ऑब्जेक्ट सी के केस में अगर हम लोग बात करें तो नेट फोर्स हमें लगता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट डी के केस में। ऑब्जेक्ट डी का जो केस है ना वो फिर से अगर आप देखोगे तो वही स्ट्रेट लाइन वाला केस है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गया है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। यानी कि ऑब्जेक्ट डी के केस में अगर हम लोग बात करें तो एक्सीलरेशन जीरो है, यानी कि नेट फोर्स जीरो ही होगा। तो फाइनली नेट फोर्स कब एक्ट करेगा, किसमें एक्ट करेगा, तो ऑब्जेक्ट सी पर ही नेट फोर्स एक्ट करेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा कि कब वेलोसिटी जीरो आया है, कब वेलोसिटी कांस्टेंट आया है। वो चीज अगर आप लोग यहाँ पे समझ गए हो तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बस ध्यान आपको यहाँ पे ये रखना है ना कि जब वेलोसिटी चेंज होगा, जब वेलोसिटी अलग अलग होगा तभी फोर्स लगेगा। जब वेलोसिटी अलग अलग नहीं होगा तो फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन उस टाइम पर जीरो होगा। एक्सीलरेशन जीरो, इस केस में नेट फोर्स भी जीरो, ओके। तो यहाँ पे देखिए आंसर में आप सीधा लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट सी, और रीजन अगर आप चाहो, और रीजन अगर आप लिखना चाहो तो ये आप लिख सकते हो द ग्राफ इज कर्व्ड एंड बिकम्स स्टीपर विद टाइम इंडिकेटिंग दैट द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ये जो ग्राफ है वो कर्व्ड है एंड अगर आप देखोगे टाइम के साथ वो और भी ज्यादा स्टीप होता जा रहा है, जिससे ये पता चलता है कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, और इससे ये पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेटिंग है, क्योंकि उसका वेलोसिटी जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। देयरफॉर ए नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट सी। इसका मतलब जो नेट फोर्स है वो ऑब्जेक्ट सी पर लगेगा, ओके। इसके बाद देखिए सेवेंथ क्वेश्चन में बोला गया है ए सेलर जंप्स आउट फ्रॉम अ स्मॉल बोट टू द शोर, फिगर 6.38। एज द सेलर जंप्स फॉरवर्ड विल द बोट मूव, इफ यस इन विच डायरेक्शन एंड व्हाई। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक सेलर, एक नाविक जो है ना वो एक छोटे से बोट से कूदा है। आप देख सकते हैं तट पे आने के बाद, यानी कि बोट को किनारे पे लगभग लाने के बाद वो उस पे से कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। किनारे पे अगर आप देखोगे तो वो कूदता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे ही वो जो सेलर है वो जंप करता है आगे की तरफ, वो जो बोट है वो मूव करता है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जैसे ही वो सेलर जंप करेगा, यानी आगे की तरफ जैसे ही वो सेलर नाव में से जंप करके बाहर आएगा, क्या बोट मूव करेगा? अगर बोट मूव करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा, एंड सबसे बड़ी बात क्यों करेगा, ये चीज आपको यहाँ पे बताना है। तो आंसर में हम लिखेंगे यस, द बोट विल मूव, इट विल मूव बैकवर्ड, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द सेलर जंप्स। यहाँ पे आप आंसर में लिख सकते हैं कि हाँ वो जो बोट है ना वो मूव करेगा, वो पीछे की तरफ मूव करेगा। जब वो सेलर आगे की
की तरफ कूदेगा तो वो जो बोट है वो पीछे मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बोट है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। जिस डायरेक्शन में सेलर ने छलांग लगाई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो बोट मूव करेगा। क्यों मूव करेगा उसके पीछे का रीजन यहाँ पे आपको लिखना है। तो रीजन में हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन द सेलर जंप्स फॉरवर्ड ही पुशेस द बोट बैकवर्ड विद हिज फीट। यहाँ पे आपको ध्यान से ये बात समझना पड़ेगा कि जब वो सेलर जंप किया आगे की तरफ, जब वो कूदा उस टाइम पे वो बोट को पीछे की तरफ धक्का दिया। जैसे ही पीछे की तरफ धक्का दिया उसके बाद वो आगे की तरफ कूदा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन के मोशन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग ये बात जानते हो कि हर एक एक्शन के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। देयरफॉर द बोट एक्सपीरियंसेस एन इक्वल फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड मूव्स बैकवर्ड। इसीलिए बोट पे इक्वल फोर्स लगा पीछे के डायरेक्शन में एंड वो जो बोट है ना वो पीछे की तरफ मूव भी किया। इसके बाद देखिए एथ क्वेश्चन में बोला गया है ड्यूरिंग अ हाई जंप इवेंट ए लैंडिंग मैट और सैंड बेड इज प्लेस्ड फॉर द एथलीट टू फॉल अपॉन। फिगर 6.39 एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट। यहाँ पे आपको बोला गया है हाई जंप इवेंट के दौरान जो है एक लैंडिंग मैट या फिर आप कह सकते हो सैंड बेड जो है वो एथलीट के लिए, जो भी एथलीट भाग करके आते हैं एंड उस हाई जंप को करते हैं, उसके बाद जब वो जहां पर गिरने वाले होते हैं, जहां पर वो कूदते हैं, वहां पर उनके लिए एक सैंड बेड या फिर लैंडिंग मैट लगाया हुआ होता है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे का क्या रीजन है। अगर आपने पोल वॉल्ट देखा होगा तो वहां पे भी आप देखे होंगे क्या होता है, पोल से वो जैसे ही पोल के सहारे से छलांग लगा करके पार करते हैं तो वो अपोजिट साइड गिरते हैं जब, तो अपोजिट साइड जो एक मैट लगा हुआ होता है जिसपे लगातार एक दो बार और उछल जाते हैं, गिरने के बाद एक दो बार और उछल जाते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। ओके, तो वो जो मैट है वो यहाँ पे क्यों रखा जाता है उसके पीछे का रीजन आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए आंसर में हम लिखेंगे ए लैंडिंग मैट और सैंड बेड इज प्लेस्ड टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द फॉल एंड प्रिवेंट इंजरीज। देखिए वो जो लैंडिंग मैट कहो या फिर सैंड बेड जो है ना वो इसीलिए रखा जाता है ताकि जब वो गिरे, जब वो छलांग लगाने के बाद जब वो उस पर पटकाए तो उनको उतना ज्यादा चोट नहीं लगे, क्योंकि उन्हें इंजरी नहीं हो जाए और फॉल गिरने का जो इम्पैक्ट है वो उतना ज्यादा नहीं हो, इसके लिए वहां पे मैट या फिर सैंड बेड लगाया जाता है। अब रीजन क्या है एक्सप्लेन करना है तो ध्यान से समझिएगा। When the athlete lands on the soft mat or sand, the time taken to stop increases। यहाँ पे आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जब वो एथलीट लैंड किया, जब वो सॉफ्ट मैट पे या फिर सैंड पे लैंड करता है ना, जब वो उस पे फाइनली लैंड कर जाता है उस टाइम पे क्या होता है, जब सैंड लगाया जाता है या फिर सॉफ्ट मैट लगाया जाता है तो उस केस में क्या होता है कि उसके रुकने का जो समय होता है, अचानक से गिर के वो रुक नहीं जाता है, रुकने का जो समय होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो मोमेंटम चेंज में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है जिसके चलते उसे चोट नहीं लगती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीजेस व्हेन द स्टॉपिंग टाइम इंक्रीजेस। यहाँ पे आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी कि जिस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है वो कम हो जाता है जब हम लोग टाइम को बढ़ा देते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब स्टॉपिंग टाइम, रुकने का समय जब बढ़ा दिया जाता है, बढ़ जाता है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो घट जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट जाता है तो इंपैक्ट भी क्या होता है, इंपैक्ट भी कम होता है। एज अ रिजल्ट द इंपैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द एथलीट बिकम स्मॉलर। इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम बढ़ जाता है तो मोमेंटम चेंज स्लोली होता है, धीरे धीरे होता है, जिसके चलते जो इंपैक्ट फोर्स लग रहा है एथलीट पे वो कम हो जाता है। तो बस वही चीज यहाँ पे आपको समझना है। अगर वो अचानक से पटका जाए ना तो उसे बहुत तेज वाला चोट लगेगा, तो उसे बहुत ही ज्यादा चोट लग सकता है, वो इंजर्ड हो सकता है। इसके लिए वहां पे मैट ये सब लगाया जाता है ताकि स्टॉपिंग टाइम बढ़ जाए, मोमेंटम अचानक से चेंज नहीं हो, मोमेंटम होगा उतना ही, फाइनली वो रेस्ट पर आएगा लेकिन धीरे धीरे आएगा, जिससे उसे चोट ये सब लगने का खतरा खत्म हो जाएगा। ओके, Therefore, the landing mat or sand bed provides a safe landing by reducing the force of impact। इसीलिए जो लैंडिंग मैट होता है और जो सैंड बेड होता है ना वो एक सेफ लैंडिंग लोगों को प्रोवाइड करता है, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट को रिड्यूस करते हुए यानी कि कम करते हुए। तो ये चीज बच्चों यहाँ पे आप लोग फाइनली लिख सकते हैं, यह आंसर आप लोग इसके पीछे लिख सकते हो। तो 9th क्वेश्चन में बोला गया है ए हैंड कार्ट लोडेड विद वेजिटेबल्स कोलाइड्स विद एन आइडेंटिकल बट एम्प्टी हैंड कार्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। इसके बाद आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि एक हैंड कार्ट है, हैंड कार्ट मतलब आप सभी लोग जानते होंगे ठेला जिसमें सब्जी ये सब बिकने को आता है। ओके, तो वो ठेला उसमें जो है सब्जी रखा हुआ है और एक और ठेला है जो खाली है। तो जो सब्जी रखा हुआ ठेला है ना वो खाली ठेले से टकरा जाता है, उससे कोलाइड कर जाता है। ओके, तो
तो आपको ये बोला गया है कि कोलिजन के दौरान क्या होगा वो आपको चुनना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है द लोडेड कार्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड ऑन द एम्प्टी कार्ट, यानी कि जो लोडेड कार्ट होगा जिसमें सब्जी रखा हुआ है, जो सब्जी वाला ठेला है, जो सब्जी से भरा हुआ है, वो ठेला जो है वो खाली ठेले पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, ऐसा आपको कहा गया है, यानी कि बड़ा मैग्नीट्यूड का फोर्स वो उस पे लगाएगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आप जानते होंगे कि ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद दूसरा क्या है, द एम्प्टी कार्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड ऑन द लोडेड कार्ट। अब आपको यहाँ पर ये कहा गया है कि जो एम्प्टी कार्ट होगा, जो खाली ठेला है ना, वो बड़ा फोर्स लगाएगा उस भरे हुए ठेले पे। ये ऑप्शन भी गलत है। आपको समझ में आ ही गया होगा क्यों गलत है, और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो चौथे ऑप्शन का वेट कीजिएगा। तीसरे में कहा गया है नाइदर कार्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द अदर। अब यहाँ पे जो अलग ही चीज कह दिया गया, यहाँ पे ये कह दिया गया कि दोनों में से कोई भी कार्ट जो है ना वो फोर्स लगाएगा ही नहीं। ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ओके, इसके बाद चौथा ऑप्शन देखिए, The loaded cart and the empty cart both exert an equal magnitude of force on each other। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो लोडेड कार्ट है और जो एम्प्टी कार्ट है वो दोनों जो है ना एक सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स एक दूसरे पर लगाएंगे। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, और ऐसा होगा क्यों? ऐसा होगा न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के चलते। ओके, तो यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, द लोडेड कार्ट एंड द एम्प्टी कार्ट बोथ एक्सर्ट एन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर। ओके, तो ये यहाँ पे सही होने वाला है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके बाद देखिए 10th क्वेश्चन में आपको बोला गया है द एक्सीलरेशन मास ग्राफ फॉर द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस इज प्लॉटेड इन फिगर 6.40। प्लॉट द फोर्स मास ग्राफ फॉर दिस केस। यहाँ पे आपको बोला गया है ना कि आपको एक एक्सीलरेशन मास ग्राफ दिया हुआ है। ओके, ये ग्राफ आप देख सकते हैं फिगर 6.40 में आपको दिया हुआ है, और इसमें ना बेसिकली ये बताया हुआ है कि अलग अलग मासेस है, आपको अलग अलग मासेस दिए हुए हैं, अलग अलग मास का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। 1 kg का है, फिर 2 kg का है, फिर 3 kg का है, फिर 4 kg का है, फिर 5 kg का है। ओके, तो उस पे एक सर्टेन फोर्स लगाया जा रहा है, और फोर्स के चलते क्या हो रहा है ना, अलग अलग एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और कितना का मास लिया गया था, कितने मास का ऑब्जेक्ट लिया गया था, वो आपको एक ग्राफ में प्लॉट करके दिया गया है। जैसे कि आप लोग देखोगे तो जब मास 1 kg है ना, तो आप देखो एक्सीलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। इस प्रकार से आप ग्राफ को रीड कीजिए कि जब मास यहाँ पे 1 kg है तो एक्सीलरेशन कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। उसी हिसाब से और देखिए यहाँ पे, देखिए जब मास यहाँ पे 5 kg है तो 2.5 से कम आ रहा है। ओके, उसी हिसाब से जब मास यहाँ पे 4 kg है तो जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, वो है 2.5। देखिए मैच कीजिए इसको, बिल्कुल 2.5 जो है 4 के साथ मैच कर रहा है, यानी कि जब मास 4 kg है तो एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अब आपको ये बोला गया है ना कि आपको क्या करना है, इस सेम चीज के लिए, इसी ग्राफ के लिए, इसी डेटा के लिए आपको क्या करना है, फोर्स मास ग्राफ को प्लॉट करना है। यानी कि एक साइड आपको फोर्स को रखना है, एक साइड आपको मास को रखना है, एंड एक ग्राफ आपको यहाँ पे बनाना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए फोर्स मास ग्राफ अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको फोर्स का डेटा मिलना चाहिए कि अलग अलग मासेस के लिए कितना फोर्स लग रहा है, तो पहले आपको वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma। न्यूटन के सेकेंड लॉ के थ्रू हम लोग ये जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो अब आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए जब मास 1 kg है, जब यहाँ पे आप ग्राफ में देखिए जब मास यहाँ पर 1 kg है तो एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन है 10। जब मास 1 kg है, एक्सेलरेशन 10 है, इसका मतलब फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा 10 न्यूटन का। क्यों फोर्स हुआ 10 न्यूटन का, क्योंकि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 1, एक्सेलरेशन है 10, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन का फोर्स। इस हिसाब से एक और देखिए कि जब मास यहाँ पे 2 kg है तो एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो एक्सेलरेशन दिख रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि देखिए जब मास 2 kg है तो एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में फोर्स क्या होगा, इस केस में भी फोर्स होगा 10 न्यूटन। क्यों, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन जब आप करोगे तो फोर्स आ जाएगा 10 न्यूटन। उसी हिसाब से जब मास यहाँ पे 5 kg है तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है ग्राफ के हिसाब से, वो आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे फिर से जो फोर्स आने वाला है वो 10 न्यूटन का आने वाला है। अब अगर आप लोग यहाँ पे डेटा को ध्यान से देखोगे तो आप ये देखोगे कि अलग अलग मासेस होने पर भी जो फोर्स है ना वो 10 न्यूटन का ही है। फर्स्ट केस में भी 10 है, सेकेंड केस में भी 10 है, और थर्ड केस में भी 10 है। यानी कि हर एक केस में हर एक मास के लिए जो फोर्स आ रहा है वो 10 न्यूटन का ही आ रहा है। ओके, तो बस वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द
गिवन ग्राफ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट 10 न्यूटन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। देखिए ग्राफ से ये हमें साफ समझ में आ रहा है कि मास और एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट है ना वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कितना है उसका वैल्यू है 10 न्यूटन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए। मास अलग अलग हो रहा है फिर भी जो फोर्स आ रहा है वो कांस्टेंट, तो उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है 10 न्यूटन। ओके, अब आगे देखिए, हेंस द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ऑब्जेक्ट इज द सेम, यानी कि जो फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, अलग अलग मासेस के ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, वो बिल्कुल सेम है और कितना है, 10 न्यूटन है। Therefore, the force mass graph is a horizontal straight line parallel to the mass axis at f is equal to 10। तो यहाँ पे जो फोर्स मास ग्राफ बनेगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि f इज इक्वल टू 10 पे बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और मास एक्सिस के वो पैरेलल होगा। तो इस प्रकार का बच्चों आप ग्राफ यहाँ पे बना देंगे। देखिए हमें क्या बोला गया था फोर्स मास ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे y एक्सिस में फोर्स को रख लिया है और x एक्सिस में हम लोगों ने यहाँ पे मास को रख लिया है। अब देखिए जब मास 1 kg है तो फोर्स आया 10, और यही हम लोगों ने डेटा में देखा भी था कि जब मास 1 kg था तो फोर्स कितना आया था। देखिए यहाँ पे जब मास यहाँ पे 1 kg है तो फोर्स कितना आया है, तो फोर्स आया है 10 न्यूटन, तो फोर्स कितना आया है, फोर्स आया है 10 न्यूटन। फिर जब मास 2 kg हो गया उस टाइम पे फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। फिर वो हम लोग प्लॉट करेंगे, उसी हिसाब से प्लॉट करेंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए जब मास यहाँ पे 2 kg है तो भी फोर्स कितना आ रहा है, तो भी देखिए फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन। 3 kg है तो भी 10 न्यूटन, 4 kg है तो भी 10 न्यूटन। यानी कहने का मतलब है कि मास अलग अलग हो रहा है फिर भी जो फोर्स है ना वो कांस्टेंट आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग ग्राफ बनाएंगे जिसमें ये जो 10 न्यूटन पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो ये आपको इस प्रकार का ग्राफ यहाँ पे बनाना है। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो पूरा हो गया। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को क्लास 9 का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हाँ, अगला पार्ट भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।